Hello dear student, this is my first lecture for class 12th student of chapter 2 Gauss theorem. This is very important chapter for your board examination ISC and CBSE both. गॉस थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक आना चाहिए, एक एरिया एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया मीन्स एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरी सरफेस का एरिया का डायरेक्शन किधर होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। एंड सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो टॉपिक पता होने के बाद फिर हम गॉस थ्योरम को पढ़ सकते हैं, गॉस थ्योरम के प्रूफ को देखेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर। बाय कन्वेनियन द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। मीन्स जो एरिया जो वेक्टर एरिया होता है ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन एरिया एंड सेकेंड आपका होता है क्लोज एरिया। ओपन एरिया मीन्स फॉर अ प्लेन सीट, ये आपका ओपन एरिया हो गया, या फिर आपका अगर एक कोई स्फेयर है तो ये आपका क्लोज्ड एरिया हो गया। तो प्लेन सीट अगर है तो इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। सपोज हमारे पास एक पेज है या फिर हमारे पास कोई भी एक कॉपी है, तो कॉपी का ये हमारे पास एक कॉपी है या प्लेन सीट है, तो इस प्लेन सीट का जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा यहाँ से। लेकिन अगर यही हमारे पास सरफेस स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा आउटवर्ड होगा और ये भी सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, ये हमेशा बाहर के डायरेक्शन में होगा, एवरी सरफेस पे, एवरी पॉइंट पे। तो ये होता है एरिया का डायरेक्शन। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस, या आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लेन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर। इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, एस एरिया वेक्टर एस इज इक्वल टू एस फॉर सरफेस एरिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू डायरेक्शन, ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपको गॉस थ्योरम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी अगर हमारे पास एरिया है, कोई भी अगर हमारे पास एरिया या सीट है, सपोज ये हमारे पास एक सीट है और हमारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी मीन्स हमने इस पेन को रब किया, इस पे चार्ज आ गया, दिस इज द चार्ज बॉडी। तो हमने एक सीट लिया और यहाँ पे एक, ये हमारे पास एक सीट हो गया, सपोज स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो गया। तो इस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ढेर सारी इमेजनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सीट से कितना पास हो रही हैं, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया is called the electric flux. Number of electric field lines passing through an area is called electric flux. ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे पास हो सकता है इससे। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फर्स्ट थिंग कि कितना ज्यादा हमारे पास बॉडी पे चार्ज, अगर इसे हम बहुत ज्यादा रब करेंगे, बहुत ज्यादा रब कर देंगे, इसका मतलब इस पे ज्यादा चार्ज अगर हो जाएगा तो इससे इमेजनरी लाइंस ढेर सारा पास होगा। जब इससे ढेर सारा इमेजनरी लाइन पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा पास होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट थिंग आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। सेकेंड थिंग इस सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा सरफेस एरिया बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा सरफेस एरिया, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो जाएगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दूसरी क्वांटिटी हो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, या फिर हम इसे सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं, चेंजिंग एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा या कम। एंड सेकेंड थिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम बात करें कि हमने यहाँ एक चार्ज को रखा और चार्ज से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस सरफेस से कुछ भी नहीं पास होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा।
तो ये कंसीडर करना, ये पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए ये एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। मीन्स अगर ये जो आपका प्लेन सीट है इसके एरिया का डायरेक्शन इधर है एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होना चाहिए एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ग्रेटर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये आपका डिपेंड कर रहा है फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सेकेंड थिंग एरिया पे, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, एंड थर्ड थिंग एंगल। कौन सा एंगल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और एरिया के बीच का एंगल। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, एंड इन केस अगर 90 होगा तो 0, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू गिवन देता है? तो वो आपका कॉस है, यानी फाई फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा पे डिपेंड होगा। इसलिए हम फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसे हम फाई ई से भी लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। ये हमें फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसे हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। सेकंड थिंग एरिया पे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा ज्यादा निकले पास होगा। थर्ड थिंग एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जितना ही कम होगा, मीन्स अगर 0 होगा तो मैक्सिमम, 90 होगा तो मिनिमम। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई इंटू डी एस कॉस थीटा, या फिर इसे और भी हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि फाई ई मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ऐसा इसलिए बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है, हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि ए बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एंड वन मोर थिंग कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए या फिर यूनिफॉर्म सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। नॉन यूनिफॉर्म सरफेस मीन्स कोई एक क्लोज इमेजनरी सरफेस है या फिर हमारे पास जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, या फिर हम लिख सकते हैं कि फाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है फ्लक्स का। फ्लक्स का सिंपल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया वेक्टर पे, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका जो मेन फार्मूला ई डॉट डी एस कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है आपका ई डॉट डी ए कॉस थीटा, या फिर फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और डी एस, सरफेस एरिया हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए हम एक इंटीग्रेशन का सिंबल बना के क्लोज इंटीग्रल का सिंबल बनाएंगे, दिस इज द क्लोज इंटीग्रल। तो जो हमारा फॉर अ क्लोज सरफेस जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्लोज वेक्टर हम तब अप्लाई करेंगे जब क्लोज सरफेस हो, चाहे वो स्फेयर हो या फिर एक सिलेंडर हो या फिर आपके पास एक क्यूबॉइड हो जो चारों तरफ से पैक्ड हो, दिस इज द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में, और सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, ये सरफेस से 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स की जो वैल्यू हुई वो हमें पता होगा कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स की जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कुलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कुलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम,
दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम गॉस थ्योरम देखें। गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि फ्लक्स जो आपका होता है ई डॉट डी ए, या किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी एक बंद सरफेस या क्लोज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपने पढ़ा ई डॉट डी ए होता है या ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो गॉस ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times of charge inside the closed surface. Means phi E is equal to closed integral of E dot dA cos theta. This will equal to Q upon epsilon naught. Suppose हमारे पास कोई भी एक closed surface है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है एंड क्यूबॉइड की जो साइज है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो इस 10 सेंटीमीटर के अंदर, इस क्यूब के अंदर हमने किसी तरीके से एक चार्ज को रख दिया, सपोज 10 कूलम चार्ज को इस क्यूब के अंदर रख दिया। तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ढेर सारा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से कितना पास हो रहा है, क्योंकि एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड बाहर के डायरेक्शन में 90 डिग्री सरफेस से बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा इस सरफेस एरिया से। तो गॉस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज कितना अंदर रखा हुआ 10 कूलम, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू 10 अपॉन अपसाइलन नॉट। तो फ्लक्स है 10 अपॉन अपसाइलन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। सेम ऐसे अगर हमने इसी एरिया को इंक्रीज करके 10 सेंटीमीटर साइड से 50 सेंटीमीटर कर दिया, 50 सेंटीमीटर कर दिया, सेम चार्ज को इसके अंदर अगर प्लेस्ड किया, देन फ्लक्स की जो वैल्यू होगी सेम होगी 10 अपॉन अपसाइलन नॉट ही होगी। मीन्स ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा चार्ज आप क्लोज सरफेस के अंदर रखे हो। तो इसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम गॉस थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ। The electric flux linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by this surface. मीन्स कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ 10 कूलम का, 50 कूलम का, 1000 कूलम का, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, दैट चार्ज अपॉन epsilon naught times will be the electric flux. The unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. इस तरीके से हम डिफाइन। लेकिन इसका जो प्रूफ है, आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यों हुआ। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, जो कभी कभी बोर्ड्स एग्जाम में पूछता है। हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा कि फाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसका अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट क्यू चार्ज कंसिडर करना है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज स्फीयर के अंदर पैक्ड है, क्लोज स्फीयर के सेंटर पे प्लेस्ड है। ये ओ सेंटर इसका है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड है। और ये जो इमेजिनरी आपका स्फीयर है या क्लोज सरफेस है, इस कोई भी क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो ये आपका रेडियस अगर आर है, देन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पहले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो पहले हमें ई वेक्टर फाइंड आउट करना है कि इस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कितना होगा। तो फर्स्ट थिंग, दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से राइज होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैंने बताया एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होना चाहिए, एरिया वेक्टर अगर आपका ये स्फीयर है तो स्फीयर का जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए। ओके, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। या फिर अगर सरफेस एरिया एस से लिखते हैं तो एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। हमने कूलॉम्स लॉ से पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के इज द कूलॉम्स कांस्टेंट, क्यू इज द चार्ज ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। सपोज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और कहाँ से कहाँ, जहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है वहां से जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना डिस्टेंस होता है आर।
तो ये हमने लिख दिया के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे हमारा जो फ्लक्स होगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं कि छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने के लिए हमें जो डी फाई छोटा सा फ्लक्स होगा फाई ई, वो कितना हो जाएगा, तो ई वेक्टर डॉट डी एस। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएस। डीएस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हम डीएस की वैल्यू सिर्फ छोटा सा एक एरिया कंसिडर कर ले रहे हैं डीएस, और इसका एरिया यहाँ पे डीएस की वैल्यू डीएस लिख दे रहे हैं, इनटू ये हमारा वेक्टर फॉर्म अगर हटता है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा जाता है, कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर के साइड में, एरिया वेक्टर भी बाहर के साइड में। तो दोनों के बीच का जब दो पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री। हम यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से डी फाई ई मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू डी एस। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो हमें प्रूफ करना है कि फाई ई की वैल्यू जो होनी चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। हमने कितना लिखा, डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। क्यों लिखा, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू पता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ई की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, डीएस की जगह पे डीएस, कॉस थीटा के बीच में दोनों बीच का एंगल लिख दिया। बट इसके आगे हमें क्या करना है कि टोटल हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो डी फाई वी को इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, इधर भी इंटीग्रेशन, के क्यू अपॉन आर का क्यू स्क्वायर इंटू डी एस। ये इंटीग्रेशन हटेगा तो ये हमारा फाई ई हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड डी फाई जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो इनसाइड हो जाएगा। क्यों एरिया वेक्टर इनसाइड, क्योंकि हमने सरफेस एरिया एक स्मॉल लिया हुआ है, हमें होल सरफेस के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल हम लगा देंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, और ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई। और आपको पता है कि फाई जो आपका के होता है वो कुलाम्स कांस्टेंट होता है। तो कुलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो ये 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फ्लक्स होगा फाई ई की वैल्यू वो होगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हमें गॉस थ्योरम में ये प्रूफ करना था कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी हो सकता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा क्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। के बेसिस पे वन न्यूमेरिकल्स, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 × 10³ आई वेक्टर न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to YZ plane? What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60° angle with the axis? मीन्स यहाँ पे एक आपको प्लेन दिया हुआ है, एक सिंपल सा एरिया प्लेन एरिया है जिसका एरिया वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है इस प्लेन सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फर्स्ट वाले केस में आपसे बता रहा है कि फर्स्ट वाले केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में, मीन्स थीटा एंगल की वैल्यू 0, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर जो इसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले गिवन डेटा नोट करोगे। गिवन डेटा हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 3 × 10⁻³ आई यूनिट वेक्टर, एंड साइड इज गिवन, साइड ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन एरिया विल इक्वल टू 10 centimeter into 10 centimeter, and 0.1 into 0.1, this will equal to 0.01 meter square. We can directly write है 0.1 meter. तो फर्स्ट केस में देखो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट है, ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर वो भी साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू
ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यही होता है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 × 10⁻³ इंटू डी ए की वैल्यू 0.01 इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो एरिया वेक्टर भी इधर है और एंगल भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻³ एंड 10⁻², ये हो जाएगा आपका 30। यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड सेकेंड केस में आपको दिया हुआ है थीटा व्हेन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री। मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर 60 डिग्री से पास हो रही है, ये अगर 60 डिग्री हो जा रहा है, देन एरिया वेक्टर आपका इधर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 60 डिग्री में पास हो रहा है, देन आपका जो फ्लक्स होगा फाई ई वो होगा ई डॉट डी ए कॉस 60 डिग्री या कॉस थीटा। E will equal to 3 into 10⁻³ DA will equal to 0.01 into cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू आपका होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 इसे आप कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा फ्लक्स सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और एप्लीकेशन से बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे।